मेरा नाम दीपक है, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। यह बात आज से 4 साल पहले की है, जब मैं दिल्ली में एक कंपनी में कार्यरत था। वही मेरी मुलाकात उससे हुई जो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे नसों में इस तरह समा गई कि मैं बस उसका ही होकर रह गया। बात दिसंबर के सर्दियों की है, जब मैं ऑफिस से निकलकर अपने कैब का इंतजार कर रहा था और साथ ही साथ धुएं को अपना साथी बनाए हुए था। तभी एक बहुत ही मादक और सुरीली आवाज ने मुझे दस्तक दी। मैं तो एकदम स्तब्ध उसे देखते ही रह गया। क्या करिश्मा था कुदरत का। एक अदम्य सुंदरता की मूरत मेरे सामने खड़ी थी और शायद मुझसे कुछ पूछना चाहती थी, मगर मेरी हालत देखकर वो भी चुपचाप वही खड़ी हो गई। हमारी चुप्पी तब टूटी जब मेरी धुएं की डंडी ने मेरी उंगली जलाई। तब मैंने अपने आप को सामान्य किया और उससे पूछा, जी बताइए। वो कुछ समझ नहीं पाई और वहीं खड़ी रही। शायद वो भी मेरे साथ ही मेरे कैब में जाने वाली थी और वो उसी के बारे में जानना चाहती थी। खैर, तभी हमारी कैब हमारे सामने आकर रुकी और हम उसमें बैठ गए। क्या संयोग था किस्मत का कि वो वहां भी मेरे बगल में ही बैठी थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि कैब में और भी लोग थे और दूसरा कहीं वो बुरा न मान जाए। उस दिन मेरा सफर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया मैं समझ नहीं पाया और कैब से उतरकर घर चला गया और दूसरे दिन का इंतजार करने लगा कि कब शाम हो और उससे मुलाकात हो। पहली ही मुलाकात में उसका ऐसा नशा मुझ पे चढ़ा था कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस उसी की याद आ रही थी। हर पल उसका एक एक अंग, उसकी एक एक अदा मुझे हर पल उसकी याद दिला रही थी। खैर, फिर वो शाम आ ही गई जिसका मुझे इंतजार था। कैब का कॉल आया और मैं घर से बाहर आकर सड़क पर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। तभी मेरी कैब भी आ गई और मैंने आगे बढ़कर जैसे ही दरवाजा खोला तो वहीं खड़ा का खड़ा रह गया, बिल्कुल स्तब्ध, जैसे सांप सूंघ गया हो। खैर, तभी वो हंसी और कहा, बाहर ही रहना है क्या, हम लेट हो रहे हैं। मैंने कैब का दरवाजा बंद किया और बैठ गया और पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा कि काश इससे मेरी दोस्ती हो जाए। कई दिन निकल गए, बस ऐसा ही चलता रहा और मुझे उसका नाम तक पता नहीं चल पाया। हिम्मत ही नहीं होती थी कि उससे पूछूं और वो थी कि किसी से भी बात नहीं करती थी। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि लगा सब कुछ खत्म, उसका आना ही बंद हो गया। मुझे लगा उसने नौकरी छोड़ दी। मैंने उसके डिपार्टमेंट में पता लगाने की कोशिश भी की पर कुछ भी पता नहीं चला। और अब तो ये आलम हो गया था कि मैं भी उसे भूल जाऊं और फिर हमेशा की तरह अपनी जिंदगी में मस्त हो जाऊं, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वो मुझे एक मार्केट में दिख गई। वो अकेली ही थी शायद और कुछ सामान लेने आई थी और इत्तेफाक से मैं भी वहीं अपने लिए शॉपिंग करने गया था। मैं अपने लिए वहां कपड़े देख रहा था, तभी मैंने देखा वो अपने घर के लिए कुछ सामान ले रही थी और अचानक से उसकी नजर मुझ पर पड़ गई और उसने मुझे हेलो किया। लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो मुझे हेलो कर रही है। फिर वो मेरे पास आई, मैंने भी जवाब में उसे हेलो किया। उसने बताया कि उसकी शिफ्ट टाइमिंग बदल गई है। तब जाकर मेरी जान में जान आई। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि उसने मुझे कॉफी ऑफर किया और हम वहीं बगल में एक कॉफी शॉप में चले गए। और फिर जो हमारी बातों का दौर शुरू हुआ, मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। घंटों निकल गए उसी कॉफी शॉप में। करीब 1.5 महीने बाद जाकर मुझे उसका नाम पता चला। जैसी वो वैसा ही उसका नाम था, मेघना। अब हमारे अलग होने का समय आ गया था और उसने चलने को कहा। मेरा मन उससे अलग होने का नहीं हो रहा था, लेकिन मजबूरी भी थी। मैंने पैसे दिए और हम साथ साथ बाहर आ गए। उसने बताया कि वो वही मार्केट से थोड़ी सी दूरी पे रहती है, अकेली एक रूम लेकर। फिर उसने विदा ली और चलने लगी। जैसे ही वो 2 कदम चली होगी, मुझे एक बेचैनी सी महसूस हुई कि शायद अब हम नहीं मिल पाएंगे। और मैंने उसको कुछ ज्यादा ही जोर से ही पुकार लिया। वो वहीं रुक गई, मुड़कर मुझे देखा, मेरे पास आई और जोर से हंसी। ये तुम्हारा चेहरा उड़ा उड़ा सा क्यों लग रहा है, उसने पूछा। मैंने अपने चेहरे की घबराहट छुपाते हुए उससे कहा, कुछ नहीं, पर शायद वो जान चुकी थी। उसने तुरंत ही कहा, मेरा नंबर ले लो, फिर हम फोन पे बातें करते हैं। उसने मुझसे अपना नंबर एक्सचेंज किया और चली गई। मुझे तो ऐसा लगा मानो मैंने दुनिया ही जीत ली। मैं बहुत खुश था और उसका नंबर मिलते ही सबसे पहले चेक किया कि वो व्हाट्सएप पर है या नहीं, और वो थी। वहां मैंने जैसे ही उसका प्रोफाइल देखा, एक मैसेज भेज दिया हेलो का। तुरंत ही उसका जवाब आया।
उसने कहा, मैं आपके ही मैसेज का इंतजार कर रही थी। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर शुरू हुआ हमारी बातों का सिलसिला और हम कभी मैसेज में तो कभी फोन पे घंटों बातें करने लगे। उसने बताया कि यहाँ वो अकेली ही रहती थी और उसका होम टाउन उसने हिमाचल बताया, और यह भी बताया कि यहाँ उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं हैं। अब बारी थी हमारे मिलने की। हमने एक जगह और समय प्लान किया और इंतजार करने लगे उस दिन का जिस दिन हमें मिलना था। वो दिन भी आ गया, हम मिले और वो मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खास लम्हा बन गया। हुआ यूं कि जैसे ही उसने मुझे देखा वो दौड़कर आई और मेरे गले लग गई जैसे वो बरसों से मुझे जानती हो। उस दिन उसे देखकर मुझे पहली बार यह महसूस हुआ कि यही वो सपना है जिसे मैं आज तक ढूंढ रहा था और आखिरकार भगवान ने मुझे आज इसे दे ही दिया। काफी देर हम एक दूसरे से बातें करते रहे और फिर मुझे लगा जैसे अब कहीं वो जाने के लिए न बोल दे, तो मैंने उसे कहा, चलो मूवी देखते हैं। उसने घड़ी देखी, अभी शाम के 5 बजे थे। उसने कहा, मूवी देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे मूवी देखना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम कहो तो कहीं पार्टी करते हैं। मैंने आश्चर्यचकित भाव से उससे पूछा, कहा। उसने पूछा, तुम यहाँ अकेले रहते हो या किसी के साथ? मैंने जवाब दिया, नहीं मैं अकेले रहता हूँ। वो थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें मेरे फ्लैट पर चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या किसी से परमिशन तो नहीं लेनी, और बहुत जोर से हंसी। मैं झेप कर रह गया। उसने कहा, चलो मेरे घर पे चलते हैं, वहीं पे पार्टी करेंगे और खूब मजे करेंगे। तुम्हें रात में मेरे घर पे रुकने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसने फिर मुझसे पूछा। मैंने कहा, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम निकल गए उसके घर के लिए। रास्ते में हमने खाने पीने का ढेर सारा सामान लिया और उसके घर जाने के लिए हमने ऑटो लिया, चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। क्या घर था उसका, वो जहाँ रहती थी एकदम आलीशान। उसने वो पूरा घर ही किराए पर ले रखा था। कुछ देर बाद मेघना उठी और सारा सामान फ्रिज में और किचन में सेट किया और फिर दोनों के लिए पानी और चाय बनाकर लाई। मैंने पूछा, तुम इतने बड़े घर में अकेले रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा, नहीं डर कैसा, बल्कि मुझे तो यहाँ अकेले रहने में मजा आता है। जैसे पूरे घर में मैं अकेली और सब कुछ मेरा, जैसे जी चाहे रहो, जब जो जी चाहे करो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। मैं तो उसके इस उत्तर से एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसको एकटक देखने लगा। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बताया, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, जब कोई मुझसे मिलने आता है घर से तो उसके साथ काफी लोग आते हैं। अब तक हम चाय खत्म कर चुके थे। वो उठी और बर्तन किचन में रखे और कहा, मैं चेंज करके आती हूँ। उस वक्त उसे देखकर मैं तो अपना आपा ही खोने लगा था। खैर कैसे भी मैंने अपने आप को संभाला और कहा, तो फिर मेजबान और मेहमान दोनों तैयार है तो शुरू करे पार्टी। उसने कहा, यहाँ नहीं, फिर कहा कहीं और चलना है क्या? मैंने पूछा। उसने कहा, नहीं घर में ही, लेकिन थोड़ा वेट करो। और थोड़ी देर बाद वो मुझे सीढ़ियों से ऊपर ले गई। वहां 2 रूम थे, एक बाथरूम और एक टॉयलेट। एक रूम थोड़ा छोटा था, ऐसा लग रहा था गेस्ट रूम है, और दूसरा तो जैसे लग रहा था पार्टी हॉल है। वैसी ही लाइट भी लगी थी उसमें और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, एकदम पार्टी फ्लोर। हम अंदर दाखिल हुए तो देखा वहां पहले से ही 30 से 35 लोग थे। अंदर जाते ही सबने एक साथ उसको हैप्पी बर्थडे विश किया और तब जाकर कहीं उसने मुझे बताया कि आज उसका जन्मदिन है। मैं तो झेंप कर रह गया कि मेरे पास उसको देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं था। फिर भी मैंने भी उसे विश किया और वहीं एक तरफ किनारे होकर खड़ा हो गया। वहां जितने भी लोग थे सारे ऑफिस के ही थे, शायद उसी के टीम मेंबर्स। मैं अकेला था और किसी को जानता भी नहीं था, तो चुपचाप अकेले किनारे खड़ा था। अब सारे लोग मिलकर केक काटने की तैयारी में जुट गए और फिर पूरे शोर के साथ उसने केक काटा। वो दिन शायद जन्मदिन उसका था, पर भगवान मेरे साथ था, जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। आज वही सब हो रहा था मेरे साथ। फिर केक काट कर सबको दे दिया और मेरे पास आकर खड़ी हो गई और पूछा, कैसा लगा सरप्राइज? मैं क्या बोलता, मैंने कहा, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। बताओ, एक मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया और सभी कुछ न कुछ लेकर आए हैं। उसने बड़े ही प्यार से मेरे कंधे पर सर रखा और कहा, मेरे आज का सबसे अच्छा गिफ्ट तो तुम हो जो मेरे साथ हो आज के दिन। फिर वो अपने कुछ दोस्तों के पास चली गई और पार्टी शुरू हो गई। काफी देर तक पार्टी चलती रही और फिर एक एक करके सभी अपने घर चले गए। आखिर में मैं और वो बच गए। कुछ देर बाद मैंने भी उससे कहा, मैं चलता हूँ।
तो उसने कहा, ऐसे कैसे, आज तुम्हें मेरे साथ पूरी रात रहना है और अभी तुम कहीं नहीं जा रहे। मैं कुछ समझ नहीं पाया, शायद यह मेरा वहम था या हकीकत, जो भी था बहुत हसीन था। उसके बाद हमने पूरा रूम साफ किया और वहीं बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने कहा, चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा, हम अंदर तो हैं। तो उसने बताया, नहीं, इस रूम से अटैच एक बेडरूम भी है, लेकिन किसी को पता नहीं है। वो मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ सोचते हुए वो बेड से उठी और मेरा हाथ पकड़कर नीचे बैठ गई और मुझे प्रपोज किया। जब उसने ऐसा किया तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। उसने बताया कि जब उसने मुझे पहली बार देखा था तभी उसको मैं पसंद आ गया था, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझसे बात करे। मेरे काफी देर तक शांत रहने के बाद जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ या मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया। कुछ सोचने के बाद मैंने उसे कहा, मुझे तुम भी पसंद हो और तुम्हारा प्रपोजल भी, मैं भी तुम्हें तभी से चाहता हूँ जब तुम्हें पहली बार देखा था। बस मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम्हारे जैसी लड़की मुझसे प्यार कर सकती है। वो खूब जोर से हंसी और कहा, तुम बहुत हैंडसम हो, लेकिन तुम्हारी एक बात है जो तुमको सबसे अलग करती है, वो तुम्हारी सादगी, और जो भी तुम्हारे दिल में है वो तुम्हारे चेहरे पर भी है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है। ऐसा करते करते हमें करीब 1 साल हो गया, सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन अचानक वो ऑफिस से घर जल्दी चली गई और जब मैं घर पहुंचा तो घर पर भी नहीं थी। काफी ढूंढने के बाद मुझे उसका एक नोट मिला कि वो अपने घर जा रही है, एक इमरजेंसी है और वो घर पहुंचकर वो फोन करेगी। करीब 2 दिन बीत गए लेकिन उसका कोई फोन नहीं आया, मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा था। चौथे दिन मुझे उसका फोन आया और उसकी आवाज सुनकर मेरे जान में जान आई, लेकिन वो कुछ उदास लग रही थी। मेरे कई बार पूछने पर उसने बताया कि उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है और वो शायद अब दिल्ली कभी नहीं आ पाएगी। फिर हमारी कुछ और दिन बात हुई और फिर हम हमेशा के लिए अलग हो गए। हमारी कहानी अधूरी रह गई। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मुझे लिए हुए वो अपने बेडरूम में दाखिल हो गए। बेडरूम का डोर अपने आप लॉक हो गया। यहाँ का नजारा देख तो मेरी नजरें झुक गई, मेरी सांसें तेज चलने लगीं। दीवारों पर हर तरफ बेहद बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं। इतना आकर्षक दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अंकल बस एक तक मुझे देखे जा रहे थे और मैं इन तस्वीरों में खोई थी। फिर जब मुझे अंकल के साथ होने का एहसास हुआ तो मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया। इसलिए मैंने कहा, अंकल दरअसल ऐसी तस्वीरें मैंने पहले कभी नहीं देखी, इसलिए और फिर आपके सामने मुझे थोड़ी झिझक लग रही है। तब अंकल एकदम से हंस पड़े, बोले, तुमने खुद जिद की थी कि मेरा बेडरूम देखोगी। मुझे लग रहा था कि तुम्हारे जैसी मॉडर्न लड़की भी मेरा बेडरूम देखकर शर्मा जाएगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तुमने देख ही लिया है तो यह बताओ कि यह तस्वीरें कैसी हैं। मैंने इन्हें पेरिस से मंगवाया है। मैंने कहा, यह तो बहुत खूबसूरत हैं। मैंने पहले कभी इतनी खूबसूरत तस्वीरें नहीं देखी हैं। उसके बाद अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा नाम दीप्ति है और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। हमारे घर का माहौल काफी खुला है। बचपन से मॉम और पापा को ऐसे ही खुले प्यार करते देखती रही हूँ। हमारे काफी बड़े मकान में हमें तमाम सुख सुविधा प्राप्त है। अभी अभी मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक पापा को अपनी कंपनी के जरूरी काम से अमेरिका जाने की जरूरत पड़ गई। उन्हें वहां 4 महीने रुकना था। वह मॉम को भी साथ ले जाना चाहते थे। मैं इसलिए नहीं जा सकती थी कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना था। इतने बड़े घर में इतने दिनों तक मैं अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए पापा ने अपने एक साथी से बात की। वह 1-2 बार मेरे घर आए थे, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती थी। उनका मकान हमारे घर से 15 मिनट के फासले पर था। 2-3 बार मैं मॉम और पापा के साथ उनके घर भी जा चुकी थी। उन्होंने शादी नहीं की थी। उनका मकान काफी बड़ा और बिल्कुल मॉडर्न था। वह बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरे पापा ने उनसे अपनी समस्या बताई तो वह फौरन इस बात के लिए तैयार हो गए कि जब तक वह अमेरिका में रहेंगे, उनकी बेटी यानी कि मैं उनके घर में रह सकती हूँ। पापा ने घर आकर मुझे और मॉम को बताया कि अगर तुम लोगों को कोई एतराज न हो तो उनका दोस्त सौरभ अपने घर में हमारी बेटी को रखने को तैयार है। मुझे यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन मॉम ने पापा को कहा, सौरभ अकेले रहते हैं, क्या हमारी बेटी का उनके घर में रहना मुनासिब होगा?
पापा ने उन्हें समझाया कि सौरभ उनका पुराना दोस्त है और वह हमारी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेगा, तो मॉम मान गई। पापा मॉम अमेरिका जाने की तैयारी में लग गए और तय तारीख को जब उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी तो सौरभ हमारे घर आए। अपने मकान को अच्छी तरह लॉक करके हम लोग उन्हीं की शानदार गाड़ी में हवाई अड्डे के लिए निकले। रास्ते में पापा ने मुझसे कहा, आज से तुम सौरभ के घर में रहोगी, लेकिन अंकल को किसी बात के लिए ज्यादा परेशान मत करना। इस पर सौरभ अंकल हंसने लगे और बोले, वो तुम्हारा अपना घर है, किसी भी चीज के लिए झिझकना मत, पूरे घर में जिस तरह चाहो रह सकती हो, जिस चीज की जरूरत हो मुझसे पूछे बिना इस्तेमाल कर सकती हो, जो कुछ खाने पीने का मन करे मेरे खास रेस्टोरेंट से फोन करके घर मंगवा सकती हो, घर पर जो स्टाफ है उन्हें तुम अपने स्टाफ की तरह इस्तेमाल कर सकती हो। यह सुनकर मॉम भी बहुत खुश हुई। पापा और मॉम की फ्लाइट उड़ जाने के बाद सौरभ अंकल अपने साथ मुझे अपने घर लेकर आ गए। अंकल ने कहा, पहले फ्रेश हो लेते हैं। उन्होंने मुझे भी फ्रेश होने को कहा और ड्राइंग रूम के साथ वाले कमरे को खोलकर उन्होंने कहा, यह रहा तुम्हारा कमरा। उसके ठीक बगल वाला कमरा अंकल का ऑफिस था। उस कमरे के पीछे एक और कमरा था जिसका दरवाजा केवल उनके ऑफिस में खुलता था। वह उनका बेडरूम था। उनके बेडरूम से बाथरूम अटैच था। मैं अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगी। बाहर आई तो अंकल सोफे पर बैठे कोई फाइल देख रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने फाइल किनारे रखी और मुझसे उन्होंने पूछा, डिनर कहाँ करेंगे, कहीं बाहर चलकर या यहीं मंगा लें? मैंने कहा, आप जैसा पसंद करें। उन्होंने कहा, नहीं तुम बताओ। तब मैंने कहा, आज घर पर मंगा लें, जब तक मैं पूरा घर भी देख लूंगी। अंकल ने खाने का ऑर्डर फोन पर दिया और मुझे अपना पूरा मकान दिखाने लगे। नीचे हिस्से में 10 कमरे थे, सब एक से बढ़कर एक शानदार। मकान बहुत बड़ी चारदीवारी और सब तरफ फैले हुए बाग बगीचे के बीचों बीच बना हुआ था। मेन गेट पर चौकीदार रहता था। यह सब देखने के बाद हम ऊपर आ गए। फिर अंकल अपने ऑफिस में लेकर आ गए और वहीं बैठकर खाना आने का इंतजार करने लगे। तब मैंने कहा, अंकल आपने अपना बेडरूम तो दिखाया ही नहीं। उन्होंने कहा, उस रूम में और उससे लगे बाथरूम में आज तक मैंने किसी बाहर के आदमी को नहीं जाने दिया है। केवल सफाई के लिए हमारी एक घरेलू महिला नौकर ही वहां जाती है, वह भी तब जब मैं घर पर मौजूद होता हूँ। बाकी समय मेरा बेडरूम लॉक रहता है और जब मैं सोने जाता हूँ तभी वो खुलता है। मेरे अंदर जाने के बाद मेरे बाहर आने तक वह बंद ही रहता है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? तब अंकल बात बदलने की कोशिश करने लगे। इतने में खाना आ गया। मैंने पैकेट खोलकर खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। फिर हम खाना खाने लगे तो मैंने पूछा, अंकल आपने बताया नहीं कि अपने बेडरूम में आज तक किसी और को क्यों नहीं जाने दिया, वहां ऐसा क्या है? अंकल ने कहा, कुछ भी नहीं, बस यूं ही। तब मैंने कहा, लेकिन मैं तो आपके बेडरूम में जाऊंगी उसे देखने के लिए। तभी अंकल ने कहा, पहले अपना खाना खत्म करो। खाना खत्म होने के बाद अंकल मुझे लेकर नीचे बाग में टहलने के लिए आ गए। आधा घंटा टहलने के बाद हम लोग ऊपर गए तो अंकल ने कहा, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने कहा, लेकिन पहले मैं आपका बेडरूम देखना चाहती हूँ। तब अंकल ने मुझे अजीब नजरों से देखा और अचानक पूछ बैठे, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं अंकल, मैंने आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। लेकिन अंकल आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछूं? उन्होंने कहा, पूछो। मैं भला तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगा? अंकल आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? यह सुनकर अंकल का चेहरा कुछ उदास हो गया। उन्होंने कहा, पहली बार किसी ने यह सवाल मुझसे पूछा है। शायद मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहिए। असल में जब मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर रहा था तभी एक कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा की मौत हो गई। मैं अपनी एक क्लासमेट से बहुत मोहब्बत करता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद हम दोनों ने शादी का प्रोग्राम बना रखा था। मेरे मम्मी पापा भी इस शादी के लिए राजी थे, मगर उनकी मौत के कुछ ही दिनों बाद मेरी माशूका की भी एक कार हादसे में जान चली गई। मैं अपने मॉम डैड का इकलौता बेटा था। उनकी मौत के बाद मुझे ही उनका इतना बड़ा बिजनेस संभालना पड़ा। लेकिन अपनी माशूका की मौत के सबब से मेरी जिंदगी एकदम सूनी हो गई। किसी चीज में मेरा दिल नहीं लगता था। किसी दूसरी लड़की से शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। मगर बिजनेस तो मुझे संभाले रखना था, इसलिए मैंने शादी ना करने का फैसला कर लिया। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं एकटक उनका चेहरा देखती रही। इतना खूबसूरत जवान मर्द, इतनी दौलत, मगर जिंदगी इतनी सुनसान। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं अचानक ही अंकल के सीने से लग गई। तब अंकल ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे लेकर अपने ऑफिस में दाखिल हुए। वहां टेबल के दराज से उन्होंने चाबी निकाली और अपना बेडरूम खोला।
मुझे लिए हुए वो अपने बेडरूम में दाखिल हो गए। बेडरूम का डोर अपने आप लॉक हो गया। यहाँ का नजारा देख तो मेरी नजरें झुक गई, मेरी सांसें तेज चलने लगीं। दीवारों पर हर तरफ बेहद बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं। इतना आकर्षक दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अंकल बस एकटक मुझे देखे जा रहे थे और मैं इन तस्वीरों में खोई थी। फिर जब मुझे अंकल के साथ होने का एहसास हुआ तो मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया। इसलिए मैंने कहा, अंकल दरअसल ऐसी तस्वीरें मैंने पहले कभी नहीं देखी, इसलिए और फिर आपके सामने मुझे थोड़ी झिझक लग रही है। तब अंकल एकदम से हंस पड़े, बोले, तुमने खुद जिद की थी कि मेरा बेडरूम देखोगी। मुझे लग रहा था कि तुम्हारे जैसी मॉडर्न लड़की भी मेरा बेडरूम देखकर शर्मा जाएगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तुमने देख ही लिया है तो यह बताओ कि यह तस्वीरें कैसी हैं। मैंने इन्हें पेरिस से मंगवाया है। मैंने कहा, यह तो बहुत खूबसूरत हैं। मैंने पहले कभी इतनी खूबसूरत तस्वीरें नहीं देखी हैं। उन्होंने कहा, अकेली जिंदगी में यही मेरी साथी है। मुझे उन पर बहुत तरस आया। मैंने कहा, अंकल आपको शादी कर लेनी चाहिए, एक से एक सुंदर लड़की आपको मिल जाएगी। अभी ना तो आपकी बहुत उम्र हुई है और न ही आप कोई मामूली आदमी हैं। पढ़े लिखे, इतना बड़ा बिजनेस, दौलत, सब कुछ तो आपके पास है। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही अंकल ने कहा, नहीं, मैं शादी तो किसी कीमत पर नहीं करूंगा। तब मैंने पूछा, क्या सारी जिंदगी अकेले ही रहेंगे? वह टालने वाले अंदाज में बोले, छोड़ो कोई और बात करो, तुम्हें यहाँ बहुत दिन रहना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस घर के बारे में तुम्हें सब कुछ जानना चाहिए और मुझसे भी तुम्हें कोई झिझक न रहे। मैंने कहा, हाँ यह बात तो सही है। ये सब बातें करते हुए काफी देर हो गई थी, इसलिए अंकल ने कहा, अब तुम जाकर सो जाओ। अंकल के बेडरूम से जाने का मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए कि वहां का मंजर देखने के बाद मेरा मन भटकने लगा था। मैंने अपने आप को संभाला और बोला, अंकल अब मैं सोना चाहती हूँ, रात बहुत हो गई है। अंकल बोले, आराम से सो जाओ, कल सुबह मिलेंगे। सुबह अंकल भी तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ चुके थे। हम दोनों ने साथ ही नाश्ता किया। इसके बाद अंकल ने कहा, आज संडे है, लेकिन मुझे एक जरूरी काम से 2-3 घंटों के लिए बाहर जाना है। जब तक सफाई वाली आए तो तुम मेरी टेबल से चाबी निकालकर उसे दे देना। वह मेरे बेडरूम और बाथरूम की सफाई कर देगी। इतना कहकर वह अपनी कार लेकर चले गए। उनके जाने के 2 मिनट बाद ही सफाई वाली आ गई। मैं तो उसे बस देखते ही रह गई। कहीं से भी वह सफाई वाली नहीं लगती थी। उसने आते ही मुझसे पूछा, साहब नहीं है? मैंने कहा, नहीं, वो काम से चले गए हैं। उसने बताया कि वह यहाँ केवल साहब के बेडरूम और बाथरूम की सफाई का काम करती है। उसने यह भी बताया कि यहाँ जो एक और महिला और एक पुरुष कर्मचारी हैं, वह यहाँ के दूसरे काम संभालते हैं और पूरे घर की सफाई करते हैं। उसने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। इससे मुझे लगा कि सौरभ अंकल ने मेरे बारे में पहले ही सब कुछ उसे बता दिया था। उसने यह भी बताया, मैं ऐसे ही बड़े साहब लोगों के 10 दूसरे घरों में भी केवल उनके बेडरूम और बाथरूम की सफाई का काम करती हूँ। इससे मुझे अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं और काम भी ज्यादा नहीं करना पड़ता। केवल राजदारी शर्त है, इन बेडरूम में मैं जो कुछ देखती हूँ उसके बारे में किसी से बोलने बताने की मनाही है। मैंने कुछ पूछे बोले बिना अंकल की टेबल से बेडरूम की चाबी निकालकर उसे दे दी। वह अंकल के रूम में चली गई। मैं सोचने लगी कि बेडरूम और बाथरूम देखना होगा, इनमें आखिर ऐसा क्या है जिसे अंकल और उन जैसे कुछ दूसरे लोग दूसरों की नजरों से छिपाना चाहते हैं। लेकिन इस औरत के सामने वहां जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। आखिर वह अपना काम करके चली गई। दूसरे दोनों नौकरों के आने में अभी काफी देर थी। मैं उत्सुकतावश जल्दी से चाबी लेकर अंकल के बेडरूम में घुसी। एक बार उन चित्रों पर नजर डाली और फिर बाथरूम का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, एकदम से चकित रह गई। बाथरूम के अंदर बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए थे। उनमें से कुछ बॉक्स चमचमाते थे तो कुछ साधारण से लग रहे थे। मेरे मन में सवालों की बाढ़ आ गई। ये बॉक्स यहाँ क्यों हैं? इनमें क्या रखा है? लेकिन एक बात स्पष्ट थी, ये कोई साधारण बॉक्स नहीं थे। मैंने एक बॉक्स खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही मैंने पहला बॉक्स खोला, उसमें से पुराने कागजात और फाइलें मिली। ये दस्तावेज सौरभ अंकल के बिजनेस से जुड़े थे, लेकिन इनमें कुछ अजीब बात थी। दस्तावेजों में एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा था जो किसी से छिपाया गया था। मैं सौरभ अंकल के बारे में सोचने लगी। अभी मैं यही सोच रही थी कि तभी मुझे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। मैं तेजी से मुड़ी और देखा कि सौरभ अंकल दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम मेरी उस बात को राज नहीं रखोगी तो मैं तुम्हारे राज खोल दूंगा। और फिर उन्होंने मुझे अपना मोबाइल दिखाया जिसमें सीसीटीवी कैमरा कनेक्ट था जो मेरे रूम में लगा था। अब मैं भी कुछ नहीं कर पाई और उस राज को हमेशा के लिए अपने अंदर दबा लिया। इस कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सुबह दोनों पति पत्नी एयरपोर्ट गए। वहां से मैं प्रिंस को लेकर वापस आ गई और हिमांशु मेरे माता पिता के साथ दिल्ली चला गया। दिन में मेरी और मयंक की लंबी बात हुई। मयंक पीछे पड़ गया घर आने के लिए, तो मैंने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि प्रिंस घर पर है। मयंक ने काफी समझाया तो मैंने उससे कहा ठीक है, रात को बताऊंगी। दिल तो मेरा भी बेईमान हो चुका था। मुझ पर मयंक ने क्या जादू किया था कि मैंने हिमांशु के प्यार को भी झूठा मानकर मयंक के साथ प्यार की पींगें बढ़ा रही थी। दोस्तों, मेरा नाम सोनाक्षी है और मेरी शादी हिमांशु से हुए 8 साल हो गए हैं। हमारे एक ही लड़का है, प्रिंस, जो बचपन से ही अपनी नानी के पास रहकर पढ़ता है। हिमांशु का अनाज मंडी में थोक का बहुत बड़ा काम है। सुबह से लेकर दोपहर बाद तक वे बहुत व्यस्त रहता है, पर शाम को 4 बजे के बाद बिल्कुल फ्री है। वे 1 आध घंटे में घर आ जाते हैं। दुकान पर अकाउंटेंट और स्टाफ रहता है जो अकाउंट का काम पूरा करके डेली की एक समरी हिमांशु को मेल कर देते हैं। मैं शादी के बाद से नाइट ड्रेसेस की बुटीक चलाती हूँ। मैं अपना बुटीक केवल दोपहर में खोलती हूँ और हिमांशु के आने से पहले सारा काम बढ़ा लेती हूँ। इससे मेरा दिन भी निकल जाता है और अपने शौकों के लिए पैसा भी आ जाता है। हालांकि हिमांशु मुझे कपड़ों, गहनों और पैसों से हमेशा भरकर रखता है, पर अपनी कमाई का अलग स्वाद होता है। हिमांशु का बस यह ही कहना है कि जो करना है शाम 5 बजे तक कर लो, बस इसके बाद का सारा समय मेरे लिए। जब हम विदेश टूर पर या समुद्री बीच पर जाते तो जमकर थ्रिल करते। पहले मुझे इन सब में कोई खास लगाव नहीं था, तो पर जब हिमांशु ने समझाया कि आए तो मस्ती के लिए हैं, फिर मस्ती पूरी करनी चाहिए। हिमांशु के क्लब में उनका एक दोस्त था, मयंक। वह हिमांशु से उम्र में छोटा था, लगभग मेरी उम्र का रहा होगा। मयंक पंजाबी था, उसकी बीवी का नाम मनप्रीत था। उसके पिता की एक फैक्ट्री थी। उसके पिता भी ऐसे ही रंगीन मिजाज थे, उनके भी शहर में चर्चे रहते। जब पैसा होता है तो किसी का कोई शौक बुरा नहीं होता, पर बाप बेटे अपने शौकों पर कुछ ज्यादा ही पैसा उड़ाते, इसलिए काम में पैसे की कमी हमेशा रहती। पंजाबियों के खर्चे कुछ होते भी ज्यादा हैं कमाई के मुकाबले। पिताजी पैसे उड़ाते तो मयंक घरवाली को चुप रखने के लिए उसकी हर डिमांड पूरी करता और भाभियों को इम्प्रेस करने के लिए महंगे गिफ्ट देता रहता। एक दिन मैंने हिमांशु से कहा कि मयंक ने उसे 2-3 दिन पहले मैसेज किया था, भाभी मैं आपकी ड्रेसेस का ऑनलाइन काम मनप्रीत को कराना चाहता हूँ। और अब वह रोज गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज रहा है। पर जब मैंने मनप्रीत से ऐसे ही बात की तो उसे इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, बल्कि उससे तो कभी मयंक ने बात भी नहीं की थी। हिमांशु हंसकर बोला, उस नालायक की तो आदत है भाभी से मजाक करने की, वह तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए चुग्गा डाल रहा है। इस पर मैं बोली तो फिर मैं उसे कोई जवाब नहीं देती। तो हिमांशु ने मुझे कहा, हाय हेलो में क्या दिक्कत है, बस ध्यान रखना कि वह कहीं तुम्हारा बेवकूफ न बना दे। इस पर मैंने कहा, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हिमांशु ने मेरा फोन लेकर खुद ही मयंक के व्हाट्सएप पर हाय का मैसेज डाल दिया। तुरंत ही मयंक का जवाब आ गया, भाभी क्या कर रही हो। अब मैंने हिमांशु से कहा भी कि क्यों मजे ले रहे हो, अब वे रोज मैसेज करेगा। तो हिमांशु बोला, कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर लेना। अगले दिन मयंक के दिन में कई मैसेज आए और मैंने भी उसके हर मैसेज का जवाब दिया। मयंक ने मुझसे कहा, भाभी अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ कि कहीं हिमांशु को बुरा न लग जाए मेरे इतने मैसेज देखकर, तो प्लीज इन्हें डिलीट कर देना। मुझसे बस यही गलती हो गई जो मेरी जिंदगी की नासूर बन गई। मैंने भी बिना सोचे समझे गौरव के मैसेज डिलीट कर दिए। रात को हिमांशु ने मजाक के मूड में पूछा, क्यों आज तुम्हारे देवर का मैसेज नहीं आया। लेकिन रात को मेरे फोन में व्हाट्सएप संदेश आया, रिंगटोन बजी तो मेरी आंख खुली। मयंक का गुड नाइट मैसेज था। मैंने भी उसे गुड नाइट लिखकर भेज दिया और दोनों मैसेज डिलीट कर दिए। अब दिन में भी मेरी और मयंक की फोन पर लंबी बातें होने लगीं।
मुझे मयंक की हर बात अच्छी लगती कि वह मेरा कितना ध्यान रखता है, वह कितना हंसमुख है। एक दिन मैंने कहा कल मेरा व्रत है, तो मयंक ने कहा ठीक है मैं भी व्रत रखूंगा, जब तुम भूखी रहोगी तो मैं कैसे खा सकता हूँ। और उधर मुझे अब हिमांशु की कमियां दिखनी शुरू हो गईं। मुझे लगने लगा कि हिमांशु तो मेरे पास केवल अपनी जरूरत के लिए आता है, बाकी तो उसे मेरी परवाह ही नहीं है। अब हिमांशु कोई गहने या कपड़े दिलाता तो मयंक मेरे दिमाग में भर देता कि हिमांशु तो अपनी जरूरत लिए ये सब करता है। जो कभी नहीं हुआ वे अब मेरे और हिमांशु के बीच होने लगा। रात को झगड़ा। कई बार तो मैं तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अलग कमरे में सोती। जब अगले दिन मैं ये बात मयंक को बताती तो मयंक बहुत खुश होता और कहता तुमने सही किया। यहाँ तक कि अब मैं घर की बातों में भी गौरव से राय करने लगी। गौरव ने मेरे दिमाग इतना घुमा दिया कि मैं अब हिमांशु को लालची, बेईमान, दूसरे की संपत्ति पर निगाह रखने वाला मानने लग गई। एक बार मैं अपनी बहन के पास कलकत्ता गई 1 हफ्ते के लिए, तो मयंक ने एक डांसिंग कपल का मिनिएचर गिफ्ट में भेजा, साथ में भेजे अपने प्यार का इजहार करते कुछ कार्ड्स। हम दोनों की देर रात तक रोज फोन पर बातें होती। हिमांशु को मयंक और मेरी दोस्ती का तो अंदाज था, क्योंकि अब हिमांशु के कहने पर मयंक कई बार हमारे घर कॉफी पीने आया था, पर मेरी और मयंक के बीच बढ़ती नजदीकियों से अनजान था। हिमांशु ने कई बार मयंक से कहा कि मनप्रीत को भी लेकर आओ, तो मयंक टाल देता। हाँ, हिमांशु ने यह महसूस किया कि अब वे जब भी मुझसे कहता कि आज मयंक आएगा तो मैं खुश होती और स्मार्टली तैयार होती। मैंने जो कभी मेहमानों के सामने नाइट ड्रेस या छोटी ड्रेस नहीं पहनती थी, अब मयंक के आने पर स्कर्ट, हाफ पैंट्स या नाइट सूट पहनने लगी। अब मयंक अक्सर हिमांशु के ऑफिस में शाम को जब हेमंत फ्री हो जाता था आने लगा। मयंक कहता कि उसकी बीवी मनप्रीत का तो कुछ अतरंग करने में कोई रुचि ही नहीं है। मयंक और मैं अब बहुत नजदीक आ गए थे। मयंक और हिमांशु के बीच कुछ अतरंगी बातें होने लगी थी। वे एक दूसरे से फोन पर बातें करते तो उनमें भी कुछ अनुचित होता। इस बात को मयंक ने इतना बदलकर मुझे सुनाया कि मुझे हिमांशु पर बहुत गुस्सा आया। मयंक ने कहा हिमांशु तो मनप्रीत के साथ दोस्ती करना चाहता है। मुझे उसने अपनी चैट भेजी, जिससे मुझे यकीन हो गया कि मयंक जो कुछ कह रहा है वह सच है। उस रात मैं हिमांशु से बहुत झगड़ी कि वह मनप्रीत पर क्यों निगाहें रख रहा है। हिमांशु फंस गया था, उसने बचने के लिए हथियार डाल दिए और मुझसे कहा कि उसकी निगाहें मनप्रीत पर नहीं हैं, बल्कि वह तो केवल मुझे खुश रखने के लिए करता है। नजदीकी का मतलब और कुछ नहीं है, बस आपस में हंसी मजाक है। मुझे लगा कि गलती दोनों ओर से है और बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। मैंने मयंक को साफ कह दिया कि उसके बीच बात सिर्फ दोस्ती तक ही, ठीक इससे ज्यादा नहीं। एक दिन हिमांशु के पास मेरे पिता का फोन आया कि हिमांशु के चाचा जी को दिल का दौरा पड़ा और कल दिल्ली में उनका ऑपरेशन है। वे लोग प्रिंस को साथ लेकर सुबह की फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं। हिमांशु को हॉस्पिटल में उनके साथ एक दिन के लिए रहना होगा, तो सुबह सोनाक्षी एयरपोर्ट से प्रिंस को लेकर वापस घर चली जाए और हिमांशु माता पिता के साथ दिल्ली। 1-2 दिन बाद जब वे लोग लौटेंगे तो प्रिंस को वापस ले जाएंगे। अगले दिन सुबह दोनों एयरपोर्ट गए, वहां से मैं प्रिंस को लेकर वापस आ गई और हिमांशु मेरे माता पिता के साथ दिल्ली चला गया। दिन में मेरी और मयंक की लंबी बात हुई। मयंक पीछे पड़ गया घर आने के लिए, तो मैंने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि प्रिंस घर पर है। मयंक ने काफी समझाया, तो मैंने उससे कहा ठीक है रात को बताऊंगी। दिल तो मेरा भी बेईमान हो चुका था। मुझ पर मयंक ने क्या जादू किया था कि मैंने हिमांशु के प्यार को भी झूठा मानकर मयंक के साथ प्यार की पींगें बढ़ा रही थी। हिमांशु सोचता था कि मैं कितनी अच्छी हूँ। वक्त ऐसे ही निकलता गया। मैं और मयंक अपने मैसेज अलग अलग डायरियों में लिखते थे। मेरा मन मयंक ने ऐसा बदला कि अब मैं हिमांशु से मन से बहुत दूर चली गई थी और मयंक के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गई। एक दिन मयंक का एक ऐसा मैसेज हिमांशु ने मेरे फोन में देख लिया जिसमें मयंक और मेरे बारे में बातें थी। एक दिन मेरी किटी पार्टी थी किसी मॉल में। हिमांशु को पता नहीं कैसे शक हुआ और वह किटी पार्टी के खत्म होने के समय उस मॉल में पहुंच गया, तो उसे मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर आती दिखाई दी। मैंने उसे नहीं देखा, पर हिमांशु ने मेरी एक सहेली को यह कहते सुना कि आज पार्टी बहुत बढ़िया थी और सोनाक्षी खत्म होने पर आई।
हिमांशु ने घर पर मेड को फोन करके पूछा मैडम कहाँ है, तो वह बोली वे तो दोपहर को ही चली गई थी। हिमांशु का दिमाग घूम गया। उसने फिर मेरी अलमारी की तलाशी ली तो उसमें अनगिनत कार्ड और एक डायरी मिली जिसमें मैंने सब कुछ लिख रखा था, सारे फोन मैसेज लिख रखे थे। हिमांशु ने उन सब की फोटो खींची और सारा सामान संभाल कर रख लिया। अब हिमांशु आग बबूला हो रहा था। उसने मयंक की पत्नी मनप्रीत को फोन किया। मनप्रीत हिमांशु के फोन पर चौंकी क्योंकि मयंक ने बड़ी होशियारी से उसे भी हिमांशु की बदनीयती की कहानियां सुना रखी थीं। हिमांशु ने मनप्रीत को कहा कि अगर वह उस पर विश्वास कर सकती है तो वह उससे कुछ बात करना चाहता है। वह हिमांशु से मिलने होटल आ गई। होटल में हिमांशु ने उसे बिना छिपाए सारी बात और सारे सबूत दिखाए। हिमांशु ने उसे प्यार से समझाया अब मामला सिर से ऊपर हो गया है। हिमांशु ने उससे कहा जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हें खराब लगेगा, पर 10 मिनट चाय पीते समय सोचना, फिर जो अच्छा लगे करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मनप्रीत सोचती रही हिमांशु सही कह रहा था। वह उठकर जाने लगी। हिमांशु ने फिर उससे कहा मनप्रीत एक बार फिर सोच लो, हम अकेले जिंदगी भर घुलते रहें तो इससे अच्छा है कि हम ऐसा कर गुजरें कि वे दोनों भी घायल हों। मनप्रीत के आंसू रुक नहीं रहे थे। हिमांशु उसे वॉशरूम ले गया और उसने मनप्रीत से कहा मुंह धो लो। अब बात थी प्लानिंग को अमली जमा पहनाने की। आपस में बात करके हिमांशु ने मयंक को फोन किया और उसे होटल बुलाया। मयंक भी परेशान था, उसका घर लॉक था और मनप्रीत का फोन बंद था। मयंक झटपट आ गया। मनप्रीत वॉशरूम में छुप गई उस समय। हिमांशु ने मयंक को बैठाकर उससे कहा सोनाक्षी को वीडियो कॉल करे। मयंक चौंका और बोला क्यों, अब तो मेरी कोई बात भी नहीं होती। हिमांशु बोला मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करो, तुम्हारी आज भी 3 बार बात हुई है। मयंक सकपका गया। उसने मुझे वीडियो कॉल करी। मैंने तुरंत फोन उठा लिया और मयंक से पूछा मनप्रीत का कुछ पता चला क्या। हिमांशु भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, ऑफिस में भी नहीं है। तब हिमांशु ने मनप्रीत को आवाज देकर बुलाया और अपने पास बिठाते हुए फोन लिया और मुझसे कहा तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। मैं घबराकर बोली हिमांशु मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी, मुझे एक मौका दो। हिमांशु बोला अब तुम दोनों को मौका दे रहा हूं, तुम मेरा घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ और मनप्रीत मेरे साथ रहेगी। मनप्रीत भी बोली अब मुझे नफरत हो रही है, मयंक और सोनाक्षी तुमसे इतने अच्छे पति हिमांशु को तुमने धोखा दिया, जबकि वे तुम्हें हर तरह से सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने गलत चीज को बढ़ावा दिया पर तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अब मुझे खुशी होगी हिमांशु का दोस्त बनकर। हिमांशु बोला मैं रात तक पहुंचूंगा, तुम अपना सामान पैक कर लेना। कल तुम चाहे अपने घर जाना या मयंक के पास, जहां तुम्हारा मन करे चली जाना। असल में उसने और मनप्रीत ने यह तय किया था कि वे तो अपनी दोस्ती निभाएंगे पर साफ सुथरी जिंदगी काटनी तो अपने पार्टनर के साथ ही है, पर हफ्ता 10 दिन इन्हें रुलाएंगे, कान पकड़वाएंगे और फिर जिंदगी भर जूते की नोक पर रखेंगे। जैसा तय हुआ था मनप्रीत ने 2-3 दिन तो मयंक को घर में घुसने ही नहीं दिया और फिर उससे एक माफीनामा लिखवाया। यही बात उधर हिमांशु ने मेरे साथ की। हिमांशु ने कहा अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हिमांशु उसे अपनी जिंदगी और संपत्ति से बेदखल कर देगा। बात मेरे और मयंक के समझ में आ गई थी कि हम दोनों अपना रास्ता भटक गए थे। मैं भी अपने जीवन में दोबारा पहले जैसा करने में लग गई, लेकिन मेरे समझ में एक बात आ गई थी कि जीवन में गलत काम कोई भी हो कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनके अंजाम बहुत ही बुरे होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मेरा नाम पलक है और मेरी उम्र 22 साल है। अभी मैंने कॉलेज किया था। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी। मैं अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ और ससुर ही थे। मेरे पति इकलौते बेटे थे। मेरे पति खुद का बिजनेस करते थे। ससुराल में थोड़े ही समय में काफी घुल मिल गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे खूब आजादी दे रखी थी, क्योंकि मेरे ससुर काफी खुले विचारों वाले थे। मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मेरे ससुर काफी पैसे वाले थे।
मेरे पति ने मुझे शादी के समय ही कह दिया था कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आगे की पढ़ाई करके उच्च पद पर नौकरी करना चाहती थी। पर मेरा पति मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए मान नहीं रहा था। इसीलिए मैंने अपने ससुर और सासू माँ को मेरे पति को मनाने के लिए कहा। मेरी सासू माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब आगे पढ़कर क्या करेगी। मेरे पति पुराने ख्यालों के आदमी थे। उनका मानना था कि लड़कियां शादी के बाद अगर नौकरी लग जाती है तो वह उन्हें छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली जाती है। मेरे पति ने कहा कि आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने ससुर जी से कहा, आप पढ़े लिखे हो, आप ही इन्हें समझाओ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मेरे ससुर जी ने अपने बेटे को समझाया कि बहू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारी समाज में बुराई हो। मेरे पति ने ससुर जी से कहा कि अगर कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप मुझे दोष मत देना। मेरे ससुर जी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, पलक की जिम्मेवारी मेरी है। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ससुर मेरी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे ससुर मेरे लिए इतना सब करेंगे। धीरे धीरे मेरी और मेरे ससुर की दोस्ती गहरी होती चली गई। मेरे ससुर जी ने मेरे साथ जाकर शहर में एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करवा दी। शुरू में तो मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की, किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी। कुछ ऐसा वैसा होता तो मैं अपने ससुर को बता देती थी। कुछ दिनों बाद मुझे लगने लगा कि मेरे ससुर की नजर कुछ अलग ही लग रही थी। समय के साथ मेरी दोस्ती कोचिंग में पढ़ने वाली लड़की से हो गई थी। उस लड़की के साथ रहने से मेरी सोच बदलने लगी, क्योंकि वह लड़की शादीशुदा थी, लेकिन उसकी दोस्ती किसी और लड़के से हो गई थी। एक दिन लड़की ने अपने दोस्त से मिलवाया। उसने बताया कि वह अब शहर में अपने दोस्त के साथ ही रहती है। जब मैं अपनी दोस्त को घूमते और जीवन का आनंद लेते देखती थी तो मेरे मन में उथल पुथल मच गई। मैंने भी सोचा कि अगर मैं भी अपनी दोस्त की तरह जीवन का आनंद ले सकती हूँ। मेरी अब दिलचस्पी इन बातों में बढ़ने लगी थी। मुझे अपने ससुर के बारे में ख्याल आ जाता तो मैं अपने दिमाग को झटक देती और खुद से कहती, यार पलक, यह सब क्या है? यह क्या फालतू के सोच रही हो? वह मेरे ससुर हैं। लेकिन मेरे ससुर का मेरे साथ बर्ताव मेरी इन बातों को बढ़ावा देने लगे थे। मैं अपने ससुर के मन में क्या चल रहा है यह अब तक नहीं जान पाई थी। मुझे लगने लगा शायद जैसे मैं सोचती हूँ वैसे ही मेरे ससुर सोचते होंगे। लेकिन कभी कभी मेरे ससुर काफी सख्त हो जाते और मुझे कहते, तुम्हें अपने लक्ष्य से नहीं हटना है। और मैं कुछ पल के लिए इन सब ख्यालों से दूर हो जाती। कोचिंग में जाते ही वही सब वापस शुरू हो जाता। एक दिन मैंने कोचिंग से आकर अपने ससुर से कहा कि मेरी दोस्त कहती है कि मोबाइल पर हर तरह की वीडियो आसानी से मिल जाती है। मैंने कहा, मुझे भी आपके मोबाइल से देखना है, क्योंकि हमारे घर में उस समय केवल मेरे ससुर के पास ही मोबाइल था। मेरे ससुर ने कहा, जब भी तुम्हें जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाया करो और मोबाइल ले जाना। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करने लगी, लेकिन मेरा मन अब पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मेरा मन तो ख्यालों में खोया रहने लगा। तो मेरे ससुर जी ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं देना है, नहीं तो मेरा बेटा तुम्हें और मुझे दोनों को ही झूठा साबित कर देगा। मैं इस बात को सोचकर ही कांपने लगती। एक दिन जब मैंने अपने ससुर जी को कहा कि आपके मोबाइल से मुझे वीडियो देखने हैं, ससुर जी उस समय अपने मोबाइल से कुछ देख रहे थे। ससुर जी मुझे मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल दे दिया। मैंने मोबाइल को देखा तो मेरे ससुर जी की हिस्ट्री देखी तो मैं देखती रह गई। मैंने कुछ देर वीडियो देखकर वापस फोन अपने ससुर को दे दिया। अब यह सिलसिला रोजाना का हो गया था। एक दिन जब मैं फोन लेने मेरे ससुर के कमरे में गई तो मेरी आंखें फटी रह गई, क्योंकि जब मैंने फोन मांगा तो मेरे ससुर ने मेरे हाथ में एक नया फोन देकर कहा, बहू आज से यह हमारे घर के लिए है, तुम जितना चाहे वीडियो देख सकती हो। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन अचानक व्हाट्सएप पर मुझे नए नंबर से मैसेज आया। उसने अपनी एक फोटो भेजी। मैं उसकी फोटो देखकर हैरान हो रही थी। तभी उसने अचानक रोमांटिक अंदाज में मैसेज करने शुरू कर दिए। मैंने भी उसी अंदाज में वापस मैसेज का रिप्लाई करना शुरू कर दिया। अब उस लड़के से मेरी खूब बातें होने लगी थी। मेरे ससुर मेरे अंदर हुए बदलाव को देख रहे थे।
क्योंकि मैं घंटों मोबाइल में लगी रहती थी। पढ़ाई करना तो जैसे मैं भूल ही गई, मैं तो अब अलग ही दुनिया में जीने लगी थी। एक दिन मैं घर का काम कर रही थी, मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मोबाइल बाहर हॉल में पड़ा था, वहीं पर मेरे ससुर जी बैठे थे। उन्होंने मेरे मोबाइल को उठाया और देखने लगे। मुझे बहुत डर भी लग रहा था, कहीं मेरे ससुर जी मेरी चोरी पकड़ ना ले। जब मैं ससुर जी को खाना खाने के लिए कहने गई तो मेरे ससुर मुझे अपनी बदली हुई नजरों से देख रहे थे। जब मैं खाना खा रही थी तब मेरे ससुर जी ने गुस्से में कहा कि खाना खाते वक्त फोन नहीं चलाना चाहिए। ससुर जी के बदले तेवर से मुझे लगा शायद ससुर जी को मुझसे जलन हो रही है। एक दिन उस लड़के से बातों ही बातों में मैंने कहा कि मुझे तुम्हें देखना है। उस लड़के ने कहा थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर लूंगा। मैंने सोचा तब तक मैं पानी लेकर आ जाती हूँ। जैसे ही मैं बाहर जा रही थी मैंने देखा कि मेरे ससुर छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में मोबाइल था। मेरे दिमाग में विचार आया कि कहीं मेरे ससुर ही मेरे साथ अनजान नंबर से बातें तो नहीं कर रहे। उस लड़के का फोन नहीं आया। उसके बाद मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन जब मैं अपने काम करने में व्यस्त थी तो मेरे ससुर मेरे फोन को काफी समय तक देख रहे थे। जब रात को सोने जा रही थी तो मेरे ससुर ने कहा कि उनका फोन खराब हो गया है और तुम आज रात के लिए फोन मुझे दे दो। मैंने उदास मन से अपने ससुर को फोन दे दिया था, क्योंकि आज रात हम वीडियो कॉल पर बात करने वाले थे। अगली सुबह मैं कोचिंग नहीं गई थी क्योंकि उस दिन छुट्टी थी। मैं घर का सारा काम करने के बाद दिन में आराम करने के लिए जाने वाली थी। तभी मेरे ससुर ने कहा कि बहू तुम मेरे कमरे में आना, तुमसे थोड़ा काम था। मैं मन ही मन खुश हो गई, शायद मेरी आज लंबे समय की मुराद पूरी होने वाली है। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो उन्होंने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा। मैं तो काफी डर गई थी, पता नहीं ससुर जी के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे ससुर जी ने कहा कि उन्हें पता है कि तुम मोबाइल पर किसी दोस्त से बातें करती हो। यह सुनकर मैं बहुत डर गई तो मेरे ससुर ने कहा कोई बात नहीं है बहू, तुम शांत रहो। ससुर जी ने कहा क्या तुम उस लड़के को देखना चाहती हो? ससुर जी की बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने उसे आज तक नहीं देखा था तो मेरा भी मन था, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। ससुर जी ने मुझे उस लड़के की फोटो दिखाई तो मैं देखती ही रह गई। वह लड़का तो मेरी सहेली का दोस्त था। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी मेरे ससुर ने कहा मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें देख रहा था, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हट गया था, इसीलिए मुझे शक हुआ। और मेरा शक उस दिन यकीन में बदल गया जिस दिन मैंने तुम्हारे फोन में मैसेज देखा। ससुर जी ने कहा तुम नहीं जानती बहू, तुम कितने बड़े खतरे की ओर जा रही थी। मैं ऐसी चीजों के बारे में सब जानता हूँ, इसीलिए कल रात मैंने पलक बनकर उस लड़के से बात की तो मुझे सब समझ गया। यह लड़का तुम्हारी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। सोचो अगर यह ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो हमारी कितनी बदनामी होती। मैं फुट फूट कर रोने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे चुप करवाया और बोले कि तुम हमारी बेटी हो और यह हमारा फर्ज बनता है कि हम तुम्हारा साथ दें। मैंने तुम्हारे साथ दोस्तों की तरह व्यवहार इसीलिए किया ताकि तुम ससुराल में अपने घर की कमी महसूस न करो। मुझे मेरे ससुर ने कहा कि आज के बाद कभी ऐसी लड़की की संगत में मत पड़ना जो गलत काम करती है। मैंने ससुर जी से कहा आज के बाद मैं किसी भी लड़की या लड़के से बातें नहीं करूंगी जो गलत हो। यह बात ससुर और बहू तक ही सीमित रह गई। दोस्तों, आजकल ऐसे लोग बहुत हैं जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं। बच्चों पर हर परिजन की निगरानी होनी चाहिए कि उनका बच्चा कहीं गलत राह पर तो नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।